कि अनुपम जी के पास जाऊं उससे पहले शादाब जी, जितनी बातें फैज खान साहब ने कही हैं उस पर आंखें बंद कर लें, क्योंकि सामने आजम खान है, मुसलमान है। इस डर से कार्रवाई ना करें कि आप जैसे लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, एक आरएसएस के एक सीनियर नेता से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं हो सकती। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि जो 3000 छात्रों के भविष्य को अटकाया गया है, जो शैक्षिक संस्थान को गिराया जा रहा है, वो अवैध भूमि के कारण नहीं गिराया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नक्शा दिखाया गया है। उसका एक प्रोसीजर है, उसको आप अपना सकते थे, सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी। आपको आजम खान से आपत्ति है तो आप अपने कब्जे में लेकर उनके छात्रों के भविष्य को सुधार सकती थी। शादाब जी, उन 3000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है या उसने किया जिसने बिना नक्शा पास कराए इस यूनिवर्सिटी को बनाया? बताएं। बिल्कुल आपका सवाल जायज है। यही सवाल क्या उन लोगों से किया मेरा सवाल तो जायज है, लेकिन आप इस पर जवाब देना, बिना उधर इधर जाए। नहीं, शादाब जी, नहीं, इस सवाल से इधर उधर जाने नहीं दूंगी। इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। जब वो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी और अगर नेक नियत से बनाई जा रही थी, तो फिर नियम कायदे कानूनों का पालन क्यों नहीं किया? अरे जवाब तो दे रहा हूँ, आप टीचर की तरह आप अपने शब्द मत डालिए। अरे नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। सुन लीजिए। हाँ बोले। सुन लीजिए। हाँ। आज 9 साल हो गए। अगर किसी को सजा देनी है कि आप उसने नक्शा पास नहीं करा, क्या उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया जिनके रहते हुए निर्माण हुआ? सिर्फ छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना है। नए रुहेलखंड में कितने नए शैक्षिक संस्थान इस सरकार ने बनाए? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। शादाब जी, मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं। जिम्मेदार यहाँ पर आजम खान हैं जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए 3000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, या वो अधिकारी हैं जो एक मंत्री के ऑर्डर का पालन कर रहे थे? शादाब चौहान जी, आजम खान का रसूख क्या था समाजवादी पार्टी की सरकार में? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज ये ब्लेम गेम मत खेलिए। एक विक्टिम बनाने के लिए आजम खान को ब्लेम गेम मत खेलिए। रही बात आपके सवालों के जवाब की, तो देंगे अनुपम मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। उनका कहना यह है कि सिर्फ आजम खान को दोषी बता रहे हैं, उन अधिकारियों का क्या जिनकी देखरेख में सब कुछ होता है? फिर आ रही हूँ के शर्मा जी, अनुपम मिश्रा जी। प्राची जी, एक तो मैं ये कहूंगा, आजम खान जी के ऊपर करीब 111 मुकदमे हैं, जिसमें लैंड ग्रैबिंग के भी मुकदमे हैं। ऐसा शिक्षण संस्थान क्या छात्रों का भविष्य बनाएगा और क्या शिक्षा देगा जिसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार और लैंड ग्रैबिंग जैसे इश्यूज हों? दूसरी चीज ये है कि हमेशा ये बात मैं देखता हूं कि जब भी कोई अगर कार्रवाई होती तो उसमें जाति, धर्म और मजहब का एंगल ढूंढना बहुत ही गलत है। अभी तो ये प्रक्रिया कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन है। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी उस पर सिर्फ वो चल रहा है। दूसरा, यदि कुछ भी गलत होगा तो आपके पास न्यायपालिका के द्वार सदैव खुले रहते हैं। ये मैं शादाब जी को सुन रहा हूं, मैं शादाब जी से भी ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि जब आप इस तरीके की बात करते हैं, आप ज़हीन आदमी हैं, तो अच्छा साउंड नहीं करता है कि ये मुस्लिम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए मत करिए क्योंकि इससे आप अपने समाज का, अपने धर्म का अहित कर रहे हैं जाने अनजाने में। डिबेट में या टीवी में हम दिख रहे हैं तो हम ऐसा कर दें कि एक हम अपने धर्म के लोगों को ये दे दें कि बड़ा हमारे धर्म को रक्षा, मैं ही रक्षक हूं। इससे आप अपने धर्म का अहित ज्यादा कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप देखिए 3.25 एकड़ लैंड जो दी गई थी आजम खान जी को जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें 100 गुना ज्यादा उन्होंने लैंड ग्रैब कर ली। ये किसकी है? ये किसानों की थी, छोटे वर्ग के लोगों की जमीनें थी। आपके पास पावर थी। अभी प्राची जी कह रही थी, मैं आपको उसको भी बता दूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर आजम खान जी उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे। जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के कार्यकाल की चर्चा होती तो ये चर्चा होती कि उत्तर प्रदेश में 2.5 मुख्यमंत्री थे, उसमें से आजम खान जी एक मुख्यमंत्री कहलाते थे। किस तरीके से वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, अधिकारियों से और बाकी लोगों से पेश आते हैं, ये उत्तर प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। तो 100 गुना लैंड ये किस तरीके से आई? अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने से आई, जिसकी वजह से आम आदमी को, किसानों को, जिनकी जमीनें जबरदस्ती इस तरीके से ली गई, उनको कोर्ट जाना पड़ा, उनको सरकार के पास जाना पड़ा। और धन्य है, मैं तो कहता हूं वो किस्मत के धनी लोग थे या ईश्वर ने उनका साथ दिया कि सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन का कारण भी यही था क्योंकि जब इस तरीके से जुल्म और जाति बढ़ती हैं तो हमेशा परिवर्तन होता है। अनुपम जी, देखिए इस मसले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो जिस पर सरकार बात कर रही है, जिसको सही बताकर आप कह रहे हैं कि अगर कुछ लीगल कंस्ट्रक्शन है तो कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है। दूसरा पहलू है वो स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
अगर यूनिवर्सिटी टूटेगी, 38 भवन अगर गिरा दिए जाएंगे तो उन स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा? क्या इसके बारे में सरकार ने कोई विचार किया है? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे देखिए दो चीजें कही इसलिए शुरुआत में। एक तो ये कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ाया जा रहा होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसकी बुनियाद ही गलत है। दूसरा, मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और शादाब जी, मैं आपके भी एक प्रश्न का, वो आपकी बात जहां उचित है मैं उसका भी समर्थन करूंगा। मेरी सरकार से भी अपील रहेगी और हम सोचते हैं कि शर्मा जी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक अब ऐसी गाइडलाइंस की भी आवश्यकता है कि जब भी कोई इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शंस हों तो उस समय के अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी जरूरी है ताकि भविष्य में संदेश जाए। तीसरा, आपने कहा था प्राची जी कि इस तरीके की जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनका ध्वस्तीकरण क्यों किया जाना चाहिए? उनका ध्वस्तीकरण इसलिए भी किया जाना जरूरी है ताकि नजीर बने, भविष्य में कोई भी ऐसी संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थान हो या व्यापारिक संस्थान हो, कोई इस तरीके का कार्य ना करे, क्योंकि उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो कल हम बुलडोज भी हो सकते हैं।